जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ अनुराग पाठक सर हैं। आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। आपके कॉलम समय समय पर अनेकों मैगजीन में छपते रहते हैं और साथ ही इकोनॉमिक्स डाइट में आप अक्सर इनके आर्टिकल देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक वेबसाइट है जिस पर सर के बहुत आर्टिकल मैंने देखे हैं, छपते रहते हैं। तो पर पहले सर आपका स्वागत निपुण ग्रुप में। थैंक यू सर। और सर आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ साउथ चाइना सी की ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, काफी सर का बहुत ज्यादा पकड़ है अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो मेरा मन था आप लोगों से सर को रूबरू कराऊं। और पहले भी सर की जो वीडियोस आई थी आप लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। तो पहले सर जिन लोगों ने आपके बारे में बोला था तो उनकी ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, क्योंकि काफी थैंक यू सर आपके सारे व्यूअर्स को। तो सर पहले साउथ चाइना सी की हम बात करें सर, मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन सर कि सी तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, केवल साउथ चाइना सी ही नहीं है। लेकिन आजकल हर समय देखो साउथ चाइना सी लगता है कि यही सब कुछ है। जैसे कहते हैं ना, दुनिया सिमट कर ही पर आ गई है। अभी सर कुछ समय पहले ही 10-12 दिन पहले ही चीन ने फिर वियतनाम का एक शिप को पकड़ लिया। दुनिया भर की चीजें आप देखे होंगे सर, सुने भी होंगे। अक्सर साउथ चाइना सी डिस्कशन में रहता है, चर्चा में रहता है। और चीन का तो ऐसा लगता है जब साउथ चाइना सी का नाम लेते ही चीन एकदम तिल में आ जाता है, मतलब क्या उसको बोल दिया गया, क्या दिया गया। तो सर पहले तो ये बताइए कि सी का इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा इस सी के अंदर क्या है कि भाई और सी के मुकाबले बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है सर। जी। तो सबसे पहले सर थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल में। तो इससे पहले कि मैं साउथ चाइना सी के बारे में आपको बताऊं, एक जानकारी मैं चाह रहा हूं कि आपको ये बताऊं कि सी एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे ओशियन से कैसे ये अलग होता है, मतलब सागर और समुद्र में अंतर क्या है। तो जो सागर होते हैं वो समुद्र के ही एक प्रोजेक्टेड पार्ट होते हैं, एक्सटेंडेड आर्म होते हैं, जो कि किसी द्वीप समूह या किसी भूखंड से जिनको अलग किया जा सकता है। तो जो साउथ चाइना सी है ये पैसिफिक ओशन का एक अंग है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि विश्व के जितने भी सागर ले लें, समुद्र नहीं सागर, उसमें साउथ चाइना सी विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सी है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में अवस्थित है, लोकेटेड है। और ट्रॉपिकल क्षेत्र की खासियत ये रहती है कि सर इसमें जितने भी साल भर, पूरे मौसम भर सूर्य की प्रचुर मात्रा में किरण प्राप्त होती है। मतलब सनलाइट बहुत ही सफिशिएंट होता है। और सन की रेखा जो होती है, सूरज की जो रेखा होती है, वो बहुत गहरे अंदर पानी तक पेनिट्रेट कर पाती है। और जैसा कि हम सबको पता है कि सूर्य की रेखा बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए इसके जल के अंदर साल भर फोटोसिंथेसिस होता रहता है और न्यूट्रिएंट और जो सी फूड है उसका उत्पादन, प्रोडक्शन होता रहता है, नेचुरल प्रोडक्शन। और इसी कारण यहाँ पे क्या है कि प्रचुर मात्रा में मछलियां मिलती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इसमें प्राकृतिक संसाधन जो हैं प्रचुर मात्रा में। और चूंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में तो रिसाइकल होते रहते हैं, कमी नहीं होती कभी भी। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। और एक तो हुआ मछलियां बहुत हैं यहाँ पर, उसके और मछलियां भी कमर्शियल लेवल पर है यहाँ पर। कमर्शियल लेवल मतलब कि जिसका कि हम व्यापार कर सकें, ऐसे मछलियां। मतलब व्यापार करने के लिए मछलियां कैसी होनी चाहिए, हमें विविधता नहीं होनी चाहिए मछलियों में। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है सर, उसमें विविधता जाती है। अगर एक तरह की मछलियां मिले तो उसको कमर्शियल लेवल की मछलियां कहते हैं, जिसमें कि पकड़ना, वो सॉर्टिंग करना बहुत आसान हो जाए। तो जो सी है, यहाँ पे कई क्षेत्रों में अपवेलिंग होता है। सागर में अपवेलिंग का मतलब कि जो ओशन करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है और बड़े मात्रा में प्लैंक्टन्स को ऊपर लेकर के आती हैं सरफेस में। तो यहाँ पे मछलियों को मतलब बिंदु क्षेत्र में बहुत सारी मछलियां मिलती हैं, उस प्लैंक्टन को खाने के लिए सारी एकत्रित हो रही होती है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर। और दूसरा चीज ये है सर कि जो साउथ चाइना सी है ये बहुत गहरा नहीं है, ये छिछला है, शैलो सी है।
और जब कुछ शैलो होता है सर, तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब एक तरह का आप समझिए कि एक भूखंड है जो थोड़े से समुद्र में, थोड़े से सागर सी लेवल से थोड़ा सा नीचे, एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए। तो उस कारण से यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कोरल्स मिलते हैं, और कोरल्स बहुत सारे मछलियां और बहुत अन्य सागर से रिलेटेड वनस्पति को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मछलियां हैं बहुत सारी, और कोरल होने के चलते यहाँ पे ऑयल है। जब कोरल का फॉसिल्स में डेवलप हो जाते हैं तो वो ऑयल में टर्न हो जाते हैं कोरल्स, प्रवाल भित्ति। ओके। तो इस से यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, और चूंकि ये इतना बड़ा सागर है तो इसमें बहुत ही इसकी जो मात्रा है इतनी ज्यादा है कि जो यहाँ के आसपास के जितने भी देश हैं उनको साल भर ये संसाधन बहुत बड़े मात्रा में आय का सृजन करने का एक माध्यम बन जाते हैं। जी सर। सर यहाँ पर भी बोला जाता है कि शोल करके एक शब्द मैं सुनता हूँ कि यहाँ पर अंडर द सी जो है शोल काफी ज्यादा है, वो क्या है? शोल क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर? कि कोरल से कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसा ही कुछ? तो सर जहां तक शोल की बात है, ये एक तरह की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, वो उस पे जो द्वीप होती है, ऐसी द्वीप जो सागर के तल से जरा सा नीचे हो, उसको हम शोल कहते हैं। और इसमें मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एडम ब्रिज के बारे में आप जानेंगे, जी जी राम सेतु के बारे में। जी जी। राम सेतु पूरा शोल से बना हुआ है, मतलब वो द्वीप है जो सागर से जस्ट नीचे है। ओके। ये द्वीप ऐसे, और बनती कैसी ये द्वीप है, तो जी आपको पता होगा गोंडवाना काल में पूरे जो भूखंड थे वो क्या थे, दक्षिण गोलार्ध में थे, जी और सर। सारे के ग्लेशियर से ढके हुए थे। तो जी जब ग्लेशियर होता है तो अपने साथ जो डिपॉजिट लेके जाता है उसी से वो द्वीप बनते हैं, जी उनको मोरेन। तो सर ये ऐसे द्वीप कई सारे हैं साउथ चाइना सी में, जी जो जरा सा मतलब कि सतह से नीचे हैं, और जी जब इसमें टाइड आता है, जब हमारी जो टाइड का वाटर होता है, जब सागर तल जो ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, जी उस उसमें क्या होता है, ये द्वीप उभर के आ जाते हैं, फिर समुद्र के नीचे चले जाते हैं। तो ये जी सागर तल से नीचे हैं, और इसमें काफी कोरल रीफ्स है। इसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में नेचुरल गैस है, और इस कारण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर। सर मेरे मन में एक बात आई, तो इसका मतलब जब राम सेतु की बात की जाती है तो इसमें संभावना जी नहीं हो कि इस समय हो सकता है वो ऊपर रहे होंगे काफी, तो उसको फिर अपने जोड़ के चले गए होंगे, ये भी एक संभावना हो सकती है भाई। ओशन लेवल थोड़ा आप 1000 साल पहले जाएं, मैं कैसे जनरल सी बात ऐसी पूछ रहा हूँ, दिमाग में राम सेतु का जिक्र है, तो संभावना है कि भाई ओशन लेवल, सागर जो वाटर लेवल ऊपर चेंज होता होगा ज्वार भाटा के समय, जी जी। हाँ, तो उसमें हाँ हो हो सकता है, सकता है सर, ऐसी पॉसिबिलिटी है, हाँ उसमें हुआ बिल्कुल होगा। ऐसी हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है सर, हाँ, ऐसी है तो ये नहीं कि कि हमारी वो तरफ बिल्कुल भरी बातें हाँ हाँ सर। सही है कि ऐसा नहीं कि वो गलत कह सकते हैं। सर बड़ा अच्छा हाँ लगा इस शोल का आपने से बताया। सर इसमें ये ट्रेड को लेकर साउथ चाइना सी का क्या इंपोर्टेंस है सर, ट्रेड को लेकर मेनली? अच्छा अच्छा। देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैसिफिक ओशन का एक एक्सटेंडेड आर्म है, जी साउथ चाइना सी। पैसिफिक ओशन अपने आप में बहुत बड़ा ओशन है, तो उससे ट्रेड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने शिप्स होते हैं उनको क्या है, रिफ्यूलिंग करना होता है। हम्म, उनको जैसे हम पेट्रोल भरा रहे होते हैं वैसे इनको रिफ्यूलिंग चाहिए होता है, जी नहीं तो उनके, और पैसिफिक ओशन क्रॉस करने के लिए कितना फ्यूल चाहिए होगा सोचिए। तो एक शिप में केवल फ्यूल ही जाएगा और उसमें सामान जा नहीं सकता, इसलिए जी पैसिफिक ओशन को ट्रेड होना बड़ा मुश्किल है। जी जो ट्रेड होता है सर वो ये साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी होकर के जा रहा होता है। जैसे अमेरिका को भी कोई ट्रेड चाइना से करना होता है हम्म, तो इसी वो क्या आते हैं, वो जैसे अमेरिका से अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, और फिर ओशन, और फिर साउथ चाइना सी में। ओके तो साउथ में विश्व का 30% जो वर्ल्ड ट्रेड है सर, उसका 30% ट्रेड साउथ चाइना सी में होता है। और इसके पीछे कारण ये, विश्व का जो सबसे आर्थिक रूप से जो विकसित क्षेत्र है वो यूरोप है, यूरोप और अमेरिका। और जो दूसरा सबसे विकसित क्षेत्र है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, वो सर ये ईस्ट एशिया का क्षेत्र है, जो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, और यहाँ पे हांगकांग, ताइवान, ये जो क्षेत्र है ये सेकंड बेस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन है वर्ल्ड में। और इसलिए इस कारण यहाँ पर एक तो
प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ऊपर से डिमांड बहुत ज्यादा है इनके पास। और इसके जस्ट नीचे जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, तो इनके बीच में भी ट्रेड काफी हो जाता है। तो एक तो यूरोप ट्रेड हो ही रहा होता है, और उसके बावजूद यहाँ से ट्रेड इसलिए महत्वपूर्ण है कि मतलब आप इकोनॉमिक पॉइंट से ये सेकंड बेस्ट रीजन है वर्ल्ड का सर, आफ्टर यूरोप एंड लाइक इन दोनों को एक साथ ले लें, अगर यूरोप और अमेरिका को एक साथ लें, ये सेकंड बेस्ट डेवलप्ड रीजन है, डेवलप्ड विकसित क्षेत्र है। ओके सर, ऐसा भी है कि एशिया को हम लोग देखें कि एशिया इस समय आपका पूरा हब बना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी, और एक बड़ा मार्केट है, चीन है, इंडिया है, सब बड़ा मार्केट है। तो ये भी रीजन है कि इधर क्या होगा, प्रोडक्ट कहीं भी बने दुनिया के अंदर, जैसे इंडोनेशिया भी बड़ा मार्केट है जी। ये सब एरिया। तो ऐसा तो नहीं कि दुनिया में कहीं भी प्रोडक्ट बनेगा तो बिकने तो आना ही पड़ेगा एशिया में, और एशिया से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो एशिया से माल भी निकलेगा बेचने के लिए, ये भी कुछ हो सकती है संभावनाएं। इसको समझने के लिए सर ग्लोबल सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट समझना होगा जी। ग्लोबल चेन क्या है सर, ये ग्लोबलाइजेशन के बाद आता है ये कॉन्सेप्ट जी। इसमें क्या है सर कि भारत एशिया में क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसके कारण क्या है, लेबर बहुत है हमारे पास, और जब भी लेबर की संख्या ज्यादा होती है तो लेबर की जो रेट है वो बहुत सस्ती हो जाती है, चीप लेबर है यहाँ पर। जी। तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब जो है ना बहुत ही मतलब पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड रीजन है यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग जब ग्लोबलाइजेशन हुआ सर, तो एक तरह का फ्री ट्रेड हो गया। फ्री ट्रेड ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट भी हुआ। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है सर, हम मतलब विकसित देश से जो कंपनियां हैं अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के अपने एरिया देखती हैं कि कहाँ पर हम उत्पादन करें तो हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, मतलब हमारे उत्पादन का जो लागत वो सबसे कम होगा। तो वो ये क्षेत्र है जहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी लेके आना होता है, रिसोर्सेज भी एशिया में बहुत सारे हैं। तो इसीलिए आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत ही, एक तो बहुत स्टैंडर्ड लेबर है, जैसे इंडिया में भी पता होगा इंजीनियरिंग में तो इंडिया मतलब एक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में, इसी लेवल पे वहां पर भी अमेरिका, चाइना में भी बहुत ही शिक्षित है वहाँ के जो आम जनता है, तो उनको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते लेबर मिल जाते हैं और क्वालिटी लेबर मिल जाते हैं, इसलिए वर्ल्ड के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में आने को ज्यादा तत्पर हैं सर। अभी सर मेरा एक प्रश्न और माइंड में सर उड़ रहा, अभी जैसे आप डिस्कस कर रहे सर, अभी कोविड-19 के बाद सर कई कंट्रीज ने चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग जो हब था या उसकी इंडस्ट्रीज थी उनको हटाना शुरू कर दिया, जैसे जापान ने, साउथ कोरिया ने, और अभी कल की न्यूज है अमेरिका की भी जो गूगल वगैरह हैं, आईफोन वगैरह, वो भी अपना ऑफिस वहां से क्या करते हैं, हटा रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पर, वियतनाम, इंडोनेशिया, इसके अलावा ताइवान, थाईलैंड, मेनली वियतनाम, थाईलैंड और ताइवान। तो मेरा जैसे चीप लेबर तो हमारे यहाँ भी है, कैसे मेरा क्वेश्चन बना सर, और साउथ चाइना सी के ही कंट्री के आसपास जो कंट्री है जैसे आपका वियतनाम है, ये सारे कंट्री जो शिफ्टिंग भी करे तो इन्हीं में कर रहे हैं, जबकि चीप लेबर इंडिया में, इंडिया क्यों नहीं आ पा रहे हैं, चाइना से यहीं पर क्यों जा रहे हैं? तो चीप लेबर रीजन है या फिर इसका ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस के कारण ही वियतनाम शिफ्टिंग कर रही है, या कोई और रीजन नॉर्म्स, लेबर नॉर्म्स को लेकर हो, उस पर सर थोड़ा अपना बताइए सर, व्यू दीजिए। बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने आपको एक बार चर्चा हुई थी हमारी इस पर कि इंडिया में जो लेबर लॉ है वो थोड़ा सा रिजिड है। भारत में जब एक बार कोई कंपनी किसी लेबर को हायर कर लेती है तो उनको निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने जो आपको एक हिंट किया था कि पब्लिक सेक्टर एरियाज में जो सरकारी नौकरियां होती हैं इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि एक बार उसमें एक एंट्री डोर है, एग्जिट डोर नहीं है, मतलब बाहर आने का कुछ है नहीं वो उसमें। तो एक तो ये रीजन है सर। दूसरा चीज है जैसे मकाओ, इस साउथ चाइना सी में बता रहा हूँ कि मकाओ हो गया, हांगकांग हो गया, ये एक तरह के बाहर की कंपनियों के लिए लॉन्चिंग पैड है। मतलब यहाँ के रूल्स इतने लिबरल हैं सर, इतने मतलब सरल उनके कानून हैं जो कि एमएनसीज को बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का मैग्नेट है जो अट्रैक्ट कर रहा होता है। और चूंकि यहाँ पे बैंक्स बहुत सारे हैं और बाकी जो एक क्लस्टर होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो क्लस्टर काफी अच्छा डेवलप है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ से ज्यादा दूर जाना नहीं चाहते। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ सर, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत, मतलब 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर।
तो जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसमें जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो टर्सरी सेक्टर में हुआ। इसमें लेबर को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती हमें इस ओके क्षेत्र में, तो लेबर से ज्यादा स्किलफुल लेबर चाहिए होता है। तो ओके स्किलफुल लेबर एस्पेक्ट्स में उनको वो सफिशिएंट नंबर पे लेबर मिल जाते हैं। तो जी। यही कारण है कि वहां से जो बिजनेस है वो उठ करके वियतनाम, फिलीपींस और इस क्षेत्र में जा रहा है, क्योंकि वो माइलेज नहीं खोना चाहती वो कंपनियां जो माइलेज उस क्षेत्र का है। ओके, तो यानी कि अगर लेबर बेस होता तो फिर हमारे पास शिफ्ट होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती। बिल्कुल लेबर बेस्ड होता तो, और अगर उस तरह के लेबर उन कंपनी को दिखता है। हालांकि आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एकमात्र एक जो सेंटर है वो अमेरिका के बाहर, वो इंडिया में है। तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग रीजन में हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं। तो सर और फील्ड। जो मेरा एक मत है कि हाँ ये है कि अभी कोविड-19 का जो केस है बहुत ही मतलब सबको परेशान कर रखा है इसने, इसलिए लोगों का एक तरह से चाइना के प्रति थोड़ा सा नकारात्मक सा व्यवहार सा है। ये कुछ दिनों के बाद ये डाइल्यूट हो जाएगा और चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि अभी गुस्सा और इसके जो नाराजगी है इसके चलते हम चाइना को एक तरह से अवॉइड करना चाह रहे हैं, पर चाइना एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत ही लुक्रेटिव एरिया है। वो एरिया बिजनेस देखिए, लोगों को तो प्रॉफिट चाहिए, ये सब लोग बाकी देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जितने दुश्मन देश थे आज आज एक मिल गए। तो काफी दिनों तक ये चाइना को अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए कंपनियां हालांकि शिफ्ट तो हो रही हैं, फिर से इंटीग्रेट करेंगी चाइना को आगे। तो इसी यही सोच रख करके वो कंपनी ज्यादा दूर वहां से खिसकेंगी नहीं, मेरे को लगता है ऐसा। ओके ओके सर, चलिए सही। तो आपने ट्रेड के बारे में बताया मेरे को। सर इसका जो जी साउथ चाइना सी का अगर हम ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखें, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या निकल कर आता है सर? देखिए, एक तरह से सर ये साउथ चाइना सी जोग्राफिकली मैं तो बताया जैसे कि ये ट्रॉपिकल रीजन में है, और इसके रिसोर्सेज काफी ज्यादा चारों है। काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस तो बहुत ज्यादा है इसके पास। दूसरा एक ऐसा मतलब ये सेंटर में एक तरह से मान लीजिए तो बसा हुआ है, और यहाँ पर क्या है कि मलक्का स्ट्रेट है जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा होता है। तो जो मलक्का स्ट्रेट है वो साउथ चाइना सी इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा होता है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो कंट्रोल करेगा वो बहुत बड़े ट्रेड को गवर्न कर रहा होगा। और इसी कारण से मतलब चीन का एक होड़ है कि साउथ चाइना सी में वो जो आइलैंड डेवलप कर रहा है वो इसी कारण से डेवलप कर रहा है। और दूसरा रीजन एक चीज है कि जैसे मैंने बताया कि जो पॉकेट्स में कैपिटलिज्म है यहाँ पर, मतलब हाई स्टैंडर्ड के कैपिटलिज्म, जैसे हांगकांग है, सिंगापुर है, मकाओ है, कैंटन है, ये सब एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंदर। ओके मतलब चाइना का पूर्ण रूप से इसकी उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो ओके एक ये रीजन है जो इसके चलते इनको एक इकोनॉमिकल माइलेज भी मिल जाता है यहाँ पर जी। इस रीजन में। सर एक मेरा प्रश्न था, अभी आपने आइलैंड्स की बात की, एक आपने सुना होगा जी जो आप भी स्पार्टली और पार्सेल आइलैंड्स के बारे में, जी जी उनके रीजन से भी हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है सर। उन आइलैंड के बारे में सर बताएंगे वो कैसे बने? उनको बोला जाता है आर्टिफिशियली इनको बनाया गया, एक थ्योरी जी बोली जी जाती है, कैम्ब्रिज स्ट्रेटजी थ्योरी थी। और उन सब का क्या सर इसका लिंक है? सब बनाया क्यों गया चीन के द्वारा से? आइलैंड क्यों बनाए गए? और मेरे ख्याल से सोल पर ही बनाए गए आइलैंड है शायद, वो जो आपने बताया सोल पर ही बने हुए आइलैंड। बिल्कुल सर। जो सोल होते हैं सर, जो जी द्वीप सागर से जरा से नीचे होते हैं, वो एक तरह जी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं प्रवाल भित्ति को कोरल रीफ्स डेवलप करने के लिए। जी और कोरल रीफ्स थोड़ा सा मतलब सागर से जरा सा नीचे रहते हैं, मतलब 80 सेंटीमीटर 80 मीटर तक का उनको मतलब वो नीचे सरवाइव नहीं कर सकते। जी मतलब जी सागर से 80 मीटर समझिए, इसके बीच का जो एरिया रहता है वहीं पे कोरल रीफ्स होते हैं। तो वो जी कोरल रीफ तरह का मतलब डेवलप करते हैं जो सागर तल से जरा सा नीचे। तो चाइना ने क्या किया, ये जो स्प्राटली आइलैंड है और जो पारासेल पार्सेल। आइलैंड, न्यूटन आइलैंड है और ये सब जो आइलैंड है, इसमें चाइना ने सैंड डाल करके इनके लेवल को सी लेवल से ऊपर उठा दिया। ओके कई मतलब पर्याप्त मात्रा में उसने सैंड को डंप किया और उसमें एक आइलैंड डेवलप कर दी। और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि स्प्राटली आइलैंड जो है वो 100 माइल है फिलीपींस से दूर और चाइना से 300 माइल दूर है। पर चाइना ने क्या किया कि फिलीपींस के टेरिटरी में एंटर करके वो आइलैंड डेवलप कर लिया। और उसके पीछे एक ही रीजन है जो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का।
कोई कंट्री होता है उसके 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र उसका सॉवरेनिटी आ जाती है उसमें। जी। तो वो आइलैंड डेवलप करके उस तरफ के वाटर के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर करने के लिए चाइना ने ऐसे आइलैंड डेवलप करना स्टार्ट किया। मतलब उसको उतने एरिया में अब उसका एक छत्र राज हो जाएगा। तो ये जो कारण था, ये उस वाटर के टेरिटरी को कंट्रोल करना एक्चुअली। मतलब एक जैसे श्रीलंका मान लीजिए, तो श्रीलंका के चारों तरफ का वाटर अब श्रीलंका का है। तो चाइना ने क्या किया, वो पारासेल और स्पार्टली आइलैंड को डेवलप किया और उसमें फिर वो कानून लगाया उसने कि देखो ये 200 नॉटिकल माइल का एरिया जो है वो हमारा है। तो ऐसे एरिया को उसने डेवलप कर लिया। और उसके बाद 2015 में उसने एयर स्पेस के लिए भी गवर्न करना स्टार्ट किया कि साउथ चाइना सी के ऊपर से जो भी अंतरराष्ट्रीय विमान गुजरेगी तो उसमें चाइना को उससे परमिशन लेना पड़ जाएगा। तो एक तरह से चाइना ने इस कारणों से यहाँ पर डेवलप किया इस आर्टिफिशियल आइलैंड्स को। और इन आइलैंड में चूंकि विवाद था, फिलीपींस के एरिया में था, तो उसने यहाँ पर कैबेज स्ट्रैटेजी का लाइक अनुमोदन किया, यहाँ पर अप्लाई किया। कैबेज कैबेज मतलब पत्ता गोभी, देखा है ना सर, उसमें परत बाय परत उसमें कवर होता है। तो उसने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक परत, जैसे अभिमन्यु था जी, चक्रव्यूह। हाँ, जो चक्रव्यूह था ना, एक तरह का चक्रव्यूह समझ लीजिए। बड़े शिप्स को वो आइलैंड के बगल में रखता है, छोटे शिप्स को आइलैंड से थोड़ा, मतलब एक चक्र बनाता है घेरा उस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर बोट्स को आगे रख रहा होता है। और ऐसा नहीं था कि केवल चाइना ने यहाँ पे आइलैंड डेवलप किया, फिर फिलीपींस ने भी आइलैंड डेवलप किया था। पर फिलीपींस को उसके आइलैंड से बेदखल करने के लिए ये कैबेज पॉलिसी बनाया उसने। फिलीपींस के आइलैंड के पास जाकर के अपने बड़े शिप्स को लगाया, फिर छोटे बोट्स को लगाया, और फिर उनको पुश करके उस जगह को, एरिया को कवर कर लिया उसने। तो ये कैबेज पॉलिसी है, जिसको कि सलामी स्लाइसिंग सैलेम पॉलिसीज भी कहते हैं। तो कैबेज पॉलिसी है सर। हालांकि मेरा एक प्रश्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि जिस समय ये सब बनाया जा रहा था, तो सर मेरा प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे कैबेज जो स्ट्रेटजी है वो तो शिप के थ्रू आइलैंड से घेरा गया, लेकिन ऊपर से सैटेलाइट तो लगे हुए हैं। तो अमेरिका जो इतना क्लेम करता है, दावा करता है, मैं अभी एक मूवी देख रहा था परमाणु, आपने भी देखी होगी शायद परमाणु मूवी। इसमें वो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो ऊपर से बैठे हुए इतना तक देख लेता था कि वो साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो इतनी जबरदस्त वो अपनी टेक्नोलॉजी लिए हुए है। वो हम बात करें 98 की, और ये तो बात हम 2014-15 की बात कर रहे हैं, उस समय बात करें। तो क्या उसको अमेरिका पता नहीं चला कैसे चाइना अपने आर्टिफिशियल डेवलप कर रहा है, फिर कल को इश्यूज क्रिएट करेगा। जो फ्री ट्रेड एरिया है, जो फ्री फ्लो ट्रेड एरिया है, उस पर तो अमेरिका ने कोई इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया। सिर्फ फिलीपींस एक छोटा सा कंट्री है, हम उस बात को मान सकते हैं कि वो क्या बोलेगा। हाथी सामने खड़ा हो तो एक छोटे से साइज का जानवर क्या बोलेगा। तो अमेरिका का सर कुछ रिस्पॉन्स आया था आपको इस बारे में? सर जहां तक आईआर का है तो उसमें तो बेहतर पक्ष आप रख पाएंगे, पर जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने इसको नजरअंदाज किया। अमेरिका ने अपने कुछ वॉरशिप्स यहाँ पे भेजे थे, और ऐसा भी नहीं है एयरक्राफ्ट भी भेजा उसने, पर उसको चाइना का रिटेलिएशन मिला उसमें। तो चाइना से ज्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना नहीं चाहता था। एक बार आपने शायद सुना होगा 1988 में हैनियन आइलैंड, जो चाइना टोंकिन आइलैंड के पास में है, जो वियतनाम चाइना का जहाँ बॉर्डर है, वहां पे एक हैनियन आइलैंड है। तो अपना जो वॉरशिप लेकर के उसके ऊपर ट्रेवल कर रहा था, उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट भेजे और उसको जबरदस्ती वहां पर लैंड कराया, विवश किया अमेरिका के उसमें। तो हालांकि अमेरिका के पास पूरा चांस था कि चाइना के ऊपर दबाव डाल सके मिलिटरली, पर चाइना के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहता है, इसलिए वो चाइना के ऊपर दबाव तो डालता है, जैसे कि इनके साथ फिलीपींस के साथ, मलेशिया, ताइवान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करके अमेरिका थोड़ा दबाव में रखना चाहता है, पर पूरी खुल करके उसको रिटेलिएट नहीं करता है। तो ये जहां तक मुझे है, ये तो ज्यादा मतलब उनको अमेरिका को तो काफी दिन से इसकी जानकारी थी, पर अमेरिका ने रिटेलिएशन नहीं किया अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के चलते। इसमें तो सर आप कुछ बता सकते हैं? जैसे वो बात सही है आपकी, और अमेरिका क्या है ना सर, डायरेक्टली अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो डायरेक्टली चाइना से फाइट करे, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि आज हम अमेरिका की बात करें तो करीब 22 ट्रिलियन का है, और उधर 14 ट्रिलियन 14.5 ट्रिलियन का आपका चीन है, अगर इकोनॉमिकल भी देखें। और वर्ल्ड में अगर नंबर 1 अमेरिका है, तो नंबर 2 की पोजीशन चीन है, तो अमेरिका भी जानता है। और अमेरिका जब छोटे छोटे राष्ट्रों में उलझ गया, आप देखें
अब तक वो अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल पाया है, इराक से मुल्क से बाहर नहीं निकल पाया है। उसमें उसके अच्छा खासा फंड, कई ट्रिलियंस अमेरिका के उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अब चाइना से अगर फाइट उसकी होती तो उस अवस्था में क्या था, किसी का टकराव होगा तो अमेरिका को काफी लॉसेस हो सकते हैं। एक तो रीजन ये, दूसरा अमेरिका का जो मुझे स्ट्रेटजी लगती है सर, जो मेरा अपना विश्लेषण है, अमेरिका अब डायरेक्ट वॉर करने में सामने नहीं आना चाहेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसका सिर्फ ट्रेड है। भाई सीधा सॉवरेंटी को जो चैलेंज है वो फिलीपींस की सॉवरेंटी को सीधा चैलेंज है चाइना का, वियतनाम की सॉवरेंटी को चैलेंजेस है, ताइवान की सॉवरेंटी को चैलेंजेस हैं। तो जो इस प्रकार की कंट्रीज हैं, इन सब की सॉवरेंटी को चाइना का चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका कल को कुछ करता भी इस रीजन में, तो इन कंट्रीज को ही आगे करेगा चाइना के। और बैक से सपोर्ट क्या करेगा, वो अपना बैक सपोर्ट देगा, चाहे वेपन को लेकर दे, चाहे कुछ भी दे, कैसे भी करे, तो बैक सपोर्ट करेगा अमेरिका का। कोई डायरेक्ट होता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी, मुझे जो लगता है, मैं अमेरिका को यार मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे मानता हूँ कि वो एक कैपिटलिस्ट नेशन है। वो क्या करता है, किसी को थप्पड़ भी मारता है तो थप्पड़ मारने का पैसा मांगता है कि मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है तो मेरे हाथ में दर्द हुआ है, उसका मेरे को पैसा दे। बिल्कुल वो मैक्सिकन वॉल के जैसा। हाँ जी, मैक्सिकन वॉल के जैसा जो कहा। हाँ तो मैक्सिकन जी, हाँ तो उसकी स्थिति ये है। अब उसमें क्या, वो फाइट सामने जाके करे। हाँ, जैसे 9/11 का इंसिडेंट हुआ, पर्ल हार्बर का इंसिडेंट हुआ जी, तब अमेरिका के लिए बाध्यकारी हो गया था, मजबूरी हो गई वो कि आप अगर अब आप बाहर नहीं निकले तो ये सीधा सीधा आपकी सॉवरेंटी को, आपके इंटरनल आगे आपको चैलेंज किया जा रहा है। एक्सटर्नल इश्यूज में अमेरिका कभी डायरेक्ट नहीं गया सर, उसका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि डायरेक्टली कभी भी एक्सटर्नल इश्यूज में नहीं गया। इंटरनल कोई अटैक हुआ है, जैसे उसके पर्ल हार्बर अटैक, उसने जाके बम गिरा दिया, कोई नैतिक अनैतिक तब कुछ नहीं सोचा, हिरोशिमा नागासाकी में जाके बम गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा, सिर्फ किस घटना से, पर्ल हार्बर की घटना के बाद। उसका सारा दिमाग खत्म हो गया कि अब कोई नैतिकता कुछ नहीं है, जाके बम गिरा दो। 9/11 के इंसिडेंट में अफगानिस्तान पे एक तरफा युद्ध किया, इराक पे अटैक किया, सारे लोगों को जो मार सकता था मारा। तो ये थोड़ा बोल रही, चलिए सर, ये तो अच्छा हम लोग डिस्कस कर लिए, तो बहुत सी बातें हैं कि अमेरिका की स्ट्रेटजी की। सर एक बात में हो रहा थी, जैसे आपका इकोनॉमी में तो खैर आप स्पेशलिस्ट हैं, ज्योग्राफी में भी आपके काफी पकड़ में देखता हूँ। 109 डैश लाइन का मैं बहुत सुनता हूँ, चाइना जो है बोलता है 9 डैश लाइन, तो मुझे डैश लाइन समझ में नहीं आती है। 9 डैश लाइन क्या होती है, क्या और भी डैश लाइन है? ये लाइन, हालांकि आर्टिफिशियली ये लाइन बनाई गई है चाइना के द्वारा, भाई खींच गई ये लाइन मेरी है, लेकिन क्या होती है डैश लाइन, ये तो मुझको आज तक समझ में नहीं आई है। सर वो जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, चाइना ने एक बहुत यू आकार का एक लाइन ड्रॉ किया, यू, और उससे 90% साउथ चाइना सी में अपना सॉवरेनिटी क्लेम करने लगा जी। अब वो यू आकार की जो बाउंड्री थी, वो उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए था, इसलिए चाइना ने उसको परफेक्ट यू नहीं बनाया। जी जी। उस चाइना ने डैश कर दिया जिससे कि वो मॉडिफाई हो सके क्षेत्र विशेष में। तो 1957 में हालांकि ये डैश लाइन बनती है, स्टार्टिंग में ये 11 डैश लाइन्स होती हैं सर, 11 डैश लाइन। और फिर चाइना का नॉर्थ वियतनाम उस समय था, नॉर्थ वियतनाम से अच्छा संबंध होने के चलते चाइना वो जो टोंकिन गल्फ है, गल्फ का मतलब ये चाइना और वियतनाम के बॉर्डर के बीच में जो वाटर है, वहां पर थोड़ा सा वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए उसमें से डैश लाइन में अपना नियंत्रण को, उसने डैश लाइन को अमेंड किया उसने, चाइना नॉर्थ वियतनाम को, क्योंकि दोनों जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको सपोर्ट करने 2 डैश लाइन को अमेंड करके 9 डैश लाइन बनाया। तो ये डैश लाइन एक्चुअली, इसको डैश इसलिए बोलते हैं सर कि इससे चाइना ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर पाए, और डैश इसलिए बनाया क्योंकि वो मॉडिफाई कर पाए, जहां उनको मतलब दूसरे से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसलिए क्या किया उसने, डैश बना के। एक्चुअली परफेक्ट यू बनाना चाहता था, पर उसने डैश बना करके थोड़ा सा अमेंड करने के लिए डैश डैश करके बनाया। ओके ओके। तो सर ऐसी और भी लाइन होते हैं, 9 डैश लाइन, जैसे 9 डैश लाइन बोली उसने, ऐसी और भी लाइन है कि 10 डैश लाइन, ऐसे भी कुछ जी जी, वो तो सर बिल्कुल, एक्चुअली वाटर जो होता है उसमें तो सतह बिल्कुल प्लेन होती है, जी जी। और उसमें आप नहीं कर सकते, कोई लाइन नहीं खींच सकते। तो हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड्स को सहारा लेते हैं। और जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, एक्चुअली वो 10 डिग्री लैटिट्यूड, 39 पैरेलल, 49 पैरेलल आपने सुना होगा, 37 पैरेलल,
ये सब क्या है एक्चुअली, ऐसी लाइन है जिसको कि अगर सतह हमारा कोई फीचरलेस है, जिसमें जी कोई जी पहाड़ ना हो, तो वहां पे लाइन बंटवारा करने के लिए हम वो लैटिट्यूड्स का सहारा लेते हैं। जी तो लाइन एक्चुअली जो 9 डैश लाइन है लैटिट्यूड के ऊपर आश्रित, मतलब डिफाइंड नहीं है उससे। मैंने बाकी लाइनों के बारे में मैं आपको जैसे बता रहा था सर। ओके, बनाया जाता है सर, बना के विक्री कर सकते जी हैं। जी सर, साउथ चाइना सी पे आपने बड़ी अच्छी जानकारी सर दी। कोई लास्ट कमेंट जी भी साउथ चाइना सी के ऊपर आप कुछ ऐसा कुछ बताना चाहें जो वाकई में एकदम लाभकारी हो सर? जी सर, एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हार्टलैंड थ्योरी के बारे में। हार्टलैंड मतलब वो जो ज्योग्राफिकली एक ऐसा लोकेशन होता है कि जी जिसके ऊपर अगर देश का नियंत्रण हो जाए जी तो वो पूरे विश्व में नियंत्रण कर रहा होता है। तो ओके हार्टलैंड है वो पहले साइबेरिया के पास में था वो क्षेत्र। ओके साइबेरिया से वो अमेंड हुआ, समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसके बाद हार्टलैंड का क्षेत्र बढ़ करके ये यहाँ सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जैसे इंडिया और ये जो यूरोप का क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, तो जी ये ड्रीमलैंड इसको बोलते हैं, ये क्षेत्र है ऐसा। फिर जी जी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो वो हार्टलैंड क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु था वो बदलता गया, वो वेस्ट एशिया हो गया। आपने जी सुना होगा, इसलिए इराक के ऊपर उसने अटैक किया अमेरिका ने, कि जी उसके ऊपर जो तेल के ऊपर कंट्रोल करेगा वो पूरे विश्व के ऊपर कंट्रोल करेगा। जी तो अभी जो हार्टलैंड जो बन रहा है सर, वो है ये इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। ओके सो इस साउथ चाइना सी के ऊपर गवर्न करेगा, इंडियन ओशन के ऊपर गवर्न करेगा, वो पूरे ट्रेड के ऊपर गवर्न करेगा, और जो वर्ल्ड के ट्रेड ट्रेड। जी बिल्कुल, और इससे उसको एक स्ट्रैटेजिकली एडवांटेज मिल जाएगा। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज तो है ही यहाँ पर, जोग्राफिकल एडवांटेज है, इकली उसको एक स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज भी मिल जाएगा यहाँ पर, और इसलिए वो स्ट्रेटेजिकल एक सुपर एडवांस पावर क्या बनने के लिए सर? अग्रसर हो सकता है। तो जो भी इस पे कंट्रोल, सर स्ट्रेटेजिकल सर जो स्ट्रैटेजी, जी जी, हाँ सर, स्ट्रेटेजिकल जो स्ट्रैटेजिकल एडवांस एडवांटेज, है, हाँ उसका क्या मीन हाँ, सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज बोलते हैं सर, कुछ ऐसी चीज होती है, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन होता है, स्ट्रैटेजिकल पॉलिसी होती है, जो कि क्राइसिस के समय माइलेज दे जाए। ओके जैसे कि आपने सुना, सियाचिन जो है वो हमारा स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है। जी तो अभी हमें कोई लाभ नहीं है सियाचिन में, इतने जी पैसे हमारे आर्मी है वहां पर, तो उसमें इतना मतलब आर्मी करने का हमें कुछ लाभ नहीं है। पर जैसे ही मान लीजिए कोई युद्ध होता है तो हमें एक जी माइलेज, चाइना और पाकिस्तान के बीच रोड जाती है वो सियाचिन से गवर्न होती है, जी तो हम बहुत उनके बीच के कनेक्शन को कट कर सकते हैं। जी जी वैसे ही जिबूती का नाम आपने सुना होगा, जी ये जो रेड सी में है जिबूती, वो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है। तो जी अगर कभी भी कोई संकट आएगा तो जिबूती के पास पूरा चांस है कि वो रेड सी को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, तो ट्रेड रुक सकता है। जी तो जो इसमें जो एडवांटेज देता है उसको स्ट्रैटेजिकल पॉलिसी, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन कहते हैं। तो अगर कोई वर्ल्ड में कुछ वॉर अगर छिड़ जाए तो इनके पास पूरा जो साउथ चाइना सी है वो गवर्न कर ले जाएगा, कि पेट्रोल के आयात निर्यात को रोक सकता है, ट्रेड के आयात निर्यात को रोक सकता है। तो इसीलिए वो स्ट्रैटेजिकल मतलब एडवांटेज मिल सकता है सर। ओके सर, आपने काफी ज्यादा जानकारी दी साउथ चाइना सी के पूरे इकोनॉमिकल और साथ में ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस के बारे में सर। इसका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर, जय हिंद सर।